हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अब री राइटिंग के टॉपिक को हम फर्दर ही आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें वो डोमिनेंट पोएटिक के हवाले से कहता है कि लेवॉफ कहता है कि टू इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक में लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें सिंबल आते हैं, जॉनरास आते हैं, लेट मोटिव आ जाते हैं, नरेशंस आ जाती हैं, प्लॉट कैरेक्टर्स, ये सारी की सारी जो है फॉर्मुलाइज्ड की जाती हैं। अगर आप एग्जांपल देखें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, तो फेरी टेल जिसमें एक करेक्टर प्रिंस का होता है, प्रिंसेस का होता है, ईवल का होता है, स्टेप मदर का होता है। इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लिटरेचर में ये देखा जाता है कि लिटरेचर का क्या रिलेशनशिप है विद द सोशल सिस्टम इन विच इट एग्जिस्ट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से, एक ख़ास लिटरेरी डिवाइस जब हम री राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस में एक, जैसे कि एक एग्जांपल है, इसमें एक और ऐड की जा सकती है, जिसमें अब जो जापानीज़ जो मैंगा कॉमिक है उसकी एग्जांपल को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ख़ास कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर ही से डिराइव हुए। इसी तरह आगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर को आगे फर्दर एलिबरेट करते हुए कहता है कि हम एक बात याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ हमने लिटरेचर और सोशल सिस्टम को नहीं देखना, इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ लिटरेरी फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको भी देखना है, उनके डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट को, उनकी स्ट्रगल को देखना है, और आल्सो उनके फीचर पुलिस सिस्टम थेरी के अंदर, ठीक है। ये जो जितने भी हैं, स्ट्रगल ऑफ बिटवीन द डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म इज़ द फ्यूचर ऑफ पुलिस सिस्टम थेरी, और ये जो सब जो स्ट्रगल जो होती है लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी पुलिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम लिटरेचर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो फिर वो नेटिव सिस्टम को, नेटिव जो लैंग्वेज, नेटिव जो सोसाइटी होती है, उसको इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि देख लें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो वेस्टर्न लिटरेचर का जब ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लेके आएंगे तो वो ज़ाहिर है नेटिव जो वो भी इन्फ्लुएंस जो है वो गेट करेंगे। इसी तरह रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या है। अब रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन हमेशा क्या होता है, पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका काम क्या होता है, आइडियोलॉजी को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइडियोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे जो ओल्ड जो लिटरेचर होता है उसको हम एज अ यार्ड स्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके एज अ क्लासिक लेवल के जो लिटरेचर होता है, हम उसकी बेस पर उस ट्रांसलेटेड लिटरेचर को हम मैयर आउट कर रहे होते हैं। मैयर आउट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमने इसको रिजेक्ट करना है या फिर उसको हम एक्सेप्ट करें विद इन द रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड आफ्टर द पब्लिकेशन। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हम एक्सेप्ट करते हैं बाद में पब्लिकेशन के बाद भी वो हायर लेवल की पोजीशन कट कर लेता है, क्योंकि सम अदर टू रीच द एग्जॉल्टेड पोजीशन ऑफ द क्लासिक लेटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो लेवॉफ था उसने क्या किया कि वो कहता है कि री राइटिंग, जब हम पावर ऑफ री राइटिंग और क्लासिक्स को हम डिस्कस करेंगे तो हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिश कैनन, कि पहले से जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखना पड़ेगा। लेवॉफ सी द क्लियर इंडिकेशन कंजर्वेटिव बाइसेस ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ एंड पावर ऑफ री राइटिंग। उसने उसी को सच क्लासिक, वो कहता है कि जो क्लासिक जो हम पैरामीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, यार्डस्टिक, उनके खास लेवल दे रहे होते हैं लिटरेचर के अंदर, उसको वो कहते हैं कि ये ऐसे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपना जो पोजीशन है उसको लॉस नहीं करते, एंड दे आर अगेन एंड अगेन, उनसे री राइट किया जाता है उन क्लासिक्स को, ठीक है, और री इंटरप्रेटेड किया जाता है। जैसे कि हम ना एक नॉर्मली एक आर्ट के अंदर हम एक सॉन्ग होता है, बहुत ही क्लासिक किस्म के सॉन्ग्स होते हैं, फिर वो हम क्या करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे री राइट करते हैं, उसके अंदर म्यूज़िक के अंदर चेंज करते हैं और एक नई फॉर्मुलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दे, जैसे हेमिंगवे का नावल है, उसे न्यू हेमिंगवे के नाम से उसने किया है। इसी तरीके से वो कहता है कि पोइटिक जो है ट्रांसेंड इन द लैंग्वेज एंड द ग्रुप। अब पोइटिक के अंदर एक जो खूबी होती है कि वो लैंग्वेज के अंदर और ग्रुप के अंदर ट्रांसेंड हो जाती है। तो इसका क्या होता है कि लेवॉफ ने कहा है कि फॉर एग्जांपल, वो एक एग्जांपल बड़ी प्यारी दे रहा है कि उसने इसी कॉन्सेप्ट को, कि लिटरेरी ट्रेडिशन को ही, इस कॉन्सेप्ट को उसने, लेवॉफ ने क्लेम दैट दिस अकर इन द लिटरेरी ट्रेडिशन शेयर्ड बाय 4000 लैंग्वेजेस। कहाँ पे ये 4000 लैंग्वेजेस एंड कम्युनिटीज़ ऑफ द सब सहारन अफ्रीका के अंदर 4000 लैंग्वेजेस थी और उसके अलावा कम्युनिटीज़ थी। किस तरीके से पोइटिक जो ट्रांसलेट कर देता है लैंग्वेज के अंदर और ग्रुप के अंदर। यहाँ पे ग्रुप है सब सहारियन अफ्रीका,
ठीक है, वहाँ पे ये किस तरीके से पोइटिक जो है ट्रांसेंड कर गई। अब यहाँ पे एक और चीज़, एक और एग्जांपल देख रहा है कि बिफोर द इन द अर्ली स्प्रेड ऑफ इस्लाम फ्रॉम अरेबिया, जब सऊदी अरेबिया से इस्लाम का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो लेड टू द पोइटिक ऑफ अरेबिया, एक नया ट्रेडिशन, एक नई लिटरेरी ट्रेडिशन स्टार्ट होगी। उस वो टाइम में जो लैंग्वेज अरेबिक लैंग्वेज थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो क्या, इन द अर्ली स्प्रेड ऑफ इस्लाम फ्रॉम अरेबिया लेड टू द पोइटिक ऑफ अरेबिया अरेबिक बीइंग अडॉप्टेड बाय अदर लैंग्वेजेस। और इसी को उसने क्या, दूसरी लैंग्वेजेस ने क्या किया, इसी लैंग्वेज ने उसका इन्फ्लुएंस जो है ना फील किया, जिसमें टर्किश लैंग्वेज भी आ गई। ऑल्दो के कमाल अतातुर्क ने बहुत कोशिश की कि इसे पर्शियन से अलग करे, क्योंकि उससे पहले पर्शियन लैंग्वेज भी थी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेजेस ने जो थी अरेबिक पोइटिक था, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो फील किया। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो पोइटिक होता है वो ट्रांसेंड होता है लैंग्वेज में भी और ग्रुप में। लैंग्वेज की एग्जांपल इसने अरेबिक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस, पर्शियन और टर्किश और उर्दू का, और इसी तरीके से कम्युनिटीज़ के हवाले से एग्जांपल उसका द सब सहारन अफ्रीकन जो है कम्युनिटीज़, उनकी एग्जांपल दे रहा है कि 4000 लैंग्वेजेस के अंदर किस तरीके से वो ट्रांसेंड हो गए। अब जो लिवॉफ था उसका जो कंसेप्ट था, हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो वो क्या कंसेप्ट था, पोइटिक आइडियोलॉजी एंड ट्रांसलेशन इन द लिवॉफ वर्क। क्लेम उसने ये किया, जब हम इंट्रैक्शन करेंगे पोइटिक का और आइडियोलॉजी का, ट्रांसलेशन का, लीड टू द लिवॉफ टू मेक द की क्लेम दैट ऑन एवरी लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, जब भी हम ट्रांसलेशन किसी भी लेवल की करें, ठीक है, तो इट कैन बी शोन दैट लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन एंटर इनटू द, ऐसा हमारे पास होता है कि हम जब पिछले जो कई चैप्टर, 3rd चैप्टर से 6th चैप्टर में करें, जिसमें हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करें, तो कहते हैं ऐसे किसी भी लेवल पे आप जनरल ट्रांसलेशन, तो आप देखेंगे कि लिंग्विस्टिक जो कंसिडरेशन, जब भी आप लिंग्विस्टिक को लेंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाए, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रगल होती रहेगी। वो कहते हैं विद द कंसिडरेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड कंसिडरेशन ऑफ पोइटोलॉजिकल नेचर द लेटर टेंड टू विन। ऐसा होता है कि जो सेकंड जो होती है, ये जो आइडियोलॉजिकल और कंसिडरेशन और पोइटोलॉजिकल जो कंसिडरेशन है, उसकी वो जो है विन आउट करे कि वो ज़्यादा बेटर है लिंग्विस्टिक की निस्बत। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या होती है, पोइटोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या चीज़ होती है। आइडियोलॉजिकल जो कंसिडरेशन होती है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए वो कहते हैं इट रेफर्स टू ट्रांसलेटर आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी इम्पोज्ड बाय द पैट्रोनेज। अब वो कहते हैं कि सारा कुछ डिपेंड कर रहा था कि पैट्रोनेज जो है, जो कि जिनका कंसर्न ही उसके साथ आइडियोलॉजी की होता है, क्या वो आइडियोलॉजी इम्पोज कर रहे हैं। और पोइटोलॉजिकल का आपको पता है वो लिटरेरी सिस्टम के अंदर जिसका कंसर्न आपका जो इसका कंसर्न ये होता है कि डोमिनेंट पोइटिक आप गेट करें इन द टारगेट लैंग्वेज कल्चर के अंदर। हमने किया है पोइटिक आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन रेफर टू द डोमिनेंट पोइटिक इन द टारगेट लैंग्वेज कल्चर, बोथ आइडियोलॉजिकल और पोइटिकलॉजिकल डिक्टेट द ट्रांसलेशन स्टाइल। ये दोनों जब मिलते हैं, आइडियोलॉजिकल और पोइटिक जो है कंसिडरेशन, दोनों को आप कंसिडर करेंगे तो देन यू वुड बी एबल टू डेवलप द ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी, और हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने यूफेमिस्टिक ट्रांसलेशन की एग्जांपल दी है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा भी होता है इसमें कि to no small extent indicate of ideology dominant at a certain time in a certain society। ऐसा नहीं होता। We have to take care about the vulgar taboos words in the target audience culture। हमें हमेशा इस बात का, मैंने आपको बताया कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो आपको वल्गर लैंग्वेज और उसके टैबू वर्ड्स का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से, जैसे ये एन फ्रैंक डच जूइश गर्ल री राइटिंग थी, ऐसा हुआ कि उसकी एक पर्सनल डायरी थी, ठीक है, जो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जब इस जूइश लड़की को रखा गया जो था हिटलर के टाइम पीरियड के अंदर, तो बहुत सी उसके जो रिमार्क्स थे जो उसने लिखे थे अपने फादर के बारे में, अपने दूसरे डिफरेंट लोगों के बारे में, तो वो जो है हिडन कर दिए गए, क्योंकि जो जर्मन सोसाइटी थी, जो यूरोपियन सोसाइटी थी, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। इसी तरीके से अगर आप देखें जब डच एडिशन 1947 के अंदर पब्लिश हुआ है, तो उसके अंदर क्या किया कि उसने उस डायरी के अंदर चेंजेस किए, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन द कंजंक्शन विद द रीराइट बाय द एंस फादर ऑटो
एंड अटर द इमेज ऑफ द गर्ल, उन्होंने उसके अंदर बहुत से चेंजेस किए क्योंकि उसके अंदर बहुत से एंटी सेमेटिक एलिमेंट्स थे एंड फ्रैंक की डच जूइश राइटिंग के अंदर। तो हमें ये चेंजेस, और जब 1950 में जर्मन ट्रांसलेशन पब्लिकेशन हुई, ठीक है, तो उन्होंने जितने भी एंटी सेमेटिक एलिमेंट थे, जो एन फ्रैंक की जो डायरी थी जिसके री राइटिंग हुई, उसकी ट्रांसलेशन हुई, तो उन्होंने सारे एंटी सेमेटिक एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया क्योंकि वो हमेशा आपको उसके वल्गर, टैबू और ऐसे वर्ड जो सोसाइटी जिसे अब्जॉर्ब नहीं कर, क्योंकि आप जब वो इस किस्म के, तो जाहिर है जर्मन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट या एडमिट नहीं कर सकती। रिपीटिंग द सेम बोथ एरर comprehension and alteration of the image of the German and the Germany, उसकी इमेज को डिफरेंट शो किया गया। वो पॉइंट आउट दिस डिस्क्रिप्शन दैट derogatory remarks were omitted, जो derogatory remarks दिए थे, ऐसे remarks जो unbearable थे about German and और it उसे डिग्रेड करते थे जर्मन को, जर्मन लोगों को, जर्मन सोसाइटी को उसके अंदर से निकाल दिए गए क्योंकि उसने जो पब्लिकेशन की थी वो क्या थी, वो डच जूइश गर्ल की री राइटिंग थी जो कि डच एडिशन के अंदर पब्लिश की गई थी। और आपको पता है कि यूरोपियन सोसाइटी के अंदर एंटीसेमेटिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसको एडमिट नहीं करना चाहते थे। अगर वो उसको पब्लिश कर देते तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो, किसी ने उनकी बुक नहीं खरीदनी थी। एक कहते हैं ना, एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट होना था। तो वो कहते हैं कि इसी तरीके से ये एक टेक्निक है, यूफेमिस्टिक टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टारगेट ऑडियंस, कल्चर एंड मीनिंग शुड नॉट बी। हम इस तरीके से वर्ड्स को, कहते हैं शुगर कोटेड वर्ड्स के थ्रू इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारी ऑडियंस जो है उसके ना तो सेंटिमेंट्स हर्ट हों, ठीक है, और ना ही हमें ऐसे टैबूज जो उस सोसाइटी, उस ऑडियंस के ख़िलाफ़ हों को पब्लिश करें, ठीक है। वो सेड दैट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसलेशन सच री राइटिंग इज़ ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल प्रेशर। हमेशा ये होता है कि ऐसी जो राइटिंग के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं तो बेसिक आइडियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से होते हैं, क्योंकि हिटलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था जर्मन सोसाइटी पर, जर्मन लोगों पर, जर्मनी की सोसाइटी पर, जर्मन लोगों पर। तो ये दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ द सेल इन द पोस्ट वार जर्मनी बाय इंसल्टिंग ऑल द जर्मन। अगर वो इस तरह कर देते, ठीक है, ये जो 1950s में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसकी एन फ्रैंक की जो डायरी पब्लिश हुई है, तो नोबडी विल लाइक टू टेक इट। तो ये तो बेसिकली इंसल्ट थी, तो दे डोंट वांट टू एट दिस वन। फिर एक क्लासिक प्ले था लिसिस्ट्रेटा बाय द अरिस्टोफेन्स। अब इसके अंदर इस एग्जाम्पल उसने यहाँ पे ये की थी कि जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लैंग्वेज में वर्ड्स के मीनिंग्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। लेवॉफ टुक द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल प्ले, ग्रीक प्ले लिसिस्ट्रेटा बाय द एस्ट्रोफेन्स, वेयर द Lysistrata asked the allegorical female peace character to bring the Spartan emissary to her. If he doesn't give you his hand, take him by the penis. He observed the list of translator who revealed it. अब ये हुआ कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कुछ लोगों ने इसको एज अ जो वर्ड था, ठीक है, जब उसने कहा ना टू ब्रिंग द स्पार्टन मिस्ट्री टू हर, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो ट्रांसलेशन हुई तो उसमें मुख्तलिफ लोगों ने उसको मुख्तलिफ तरीके से उसके मीनिंग को कंक्लूड किया। बाज़ ने इसको नोस किया, लेग किया, हैंडल किया, लाइफ किया, लाइफ लाइन, ये सारी किस्में विद द जस्टिफिकेशन। फिर उन्होंने ये क्या किया कि जब उसकी ट्रांसलेशन की तो पीछे फुट नोट्स दे दिए गए ताकि जस्टिफिकेशन मज़ीद क्लियर कर दी जाए। तो बेसिकली कि यूफेमिस्टिक टेक्निक हमेशा इस्तेमाल की जाती है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन ऐसे हिडन वे से, क्योंकि उस सोसाइटी वो इतनी बेयरेबल नहीं होती सोसाइटी के, उसके लिए वो जो वर्ड्स होते हैं वो टैबूज की हैसियत रखते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू द लेवॉफ सच यूफेमिस्टिक ट्रांसलेशंस आर टू नो स्मॉल एक्सटेंट इंडिकेट ऑफ आइडियोलॉजी डोमिनेंट एट अ सर्टेन टाइम इन अ सर्टेन सोसाइटी। तो इस किस्म की जो राइटिंग है वो जो है नो इंडिकेट ही नहीं करती आइडियोलॉजी डोमिनेंट को। दे क्वाइट लिटरेरी प्ले फॉर द टारगेट टेक्स्ट ऑडियंस हु कैन नॉट हेयर द सोर्स टेक्स्ट। ऐसा होता है कि वो टारगेट, वो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो सुनना ही नहीं चाहती। सो लेवॉफ वर्क वॉज अ ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम लिंग्विस्टिक लेवल टू द कल्चरल लेवल। तो इसकी एक री राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो था, किस तरीके से हमने
री राइटिंग को लेके चलना है, जिसमें कल्चर को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, पोइटिक लिवासी को, पैट्रोनेज, प्रोफेशनल्स, हिस्ट्री, कमेंट्री एंड थियोलॉजीज, इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के फिर ट्रांसलेशन करनी है. इट वॉज सेड दैट सच काइंड ऑफ री राइटिंग इज रिजल्ट ऑफ आइडियोलॉजी. अगर यूफेमिस्टिक किस्म की राइटिंग करेंगे, या फिर हम राइटिंग जैसे एन फ्रैंक की राइटिंग के साथ किया गया, उसकी डेथ के बाद उसमें चेंजेस करके द डच पब्लिकेशन 1950 में किया, तो वो कहता है ऐसी जो होता है हमेशा आइडियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से क्रिएट की जाती है. आइडियोलॉजिकल पोइट्री हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द राइट. जब किसी भी हम लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका जो आइडियोलॉजिकल और पोइटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है री राइटिंग करते हुए. थैंक यू वेरी मच.